हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू सीरीज का 15वां लेक्चर। ठीक, यानी जो एमसीक्यू सीरीज हमारा चल रहा है उसमें आज हमारा 15वां लेक्चर हो गया है। इसके पहले 14 लेक्चर और आ चुके हैं इस एमसीक्यू सीरीज पे नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के। ठीक, जो कि आपके सीनेट की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या बिहार जैसे स्टेट जो है नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके जिस भी एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप 12th तक नहीं पढ़े होते हैं, एक एक नया सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए इसकी जो थ्योरी क्लासेस है वो हमारे ऐप पे बैच में चल रही हैं। अगर आपने अभी तक बैच नहीं परचेज किया तो बैच परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फ्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? ऐसे बीमारियां, ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते हैं। ठीक, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, ये सब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती हैं। ठीक, लेकिन ऐसी बीमारियां जो आपको एक पर्सन को हुआ है तो आपके बगल वाले को नहीं आपसे हो सकता है। ठीक, ऐसे जो होते हैं इनको संक्रामक बीमारियां नहीं कहते हैं। ठीक, यानी एक संक्रामक बीमारियां होती है, एक नॉन संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक, तो ये दो तरीके की होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 261, यानी हम लोगों ने 200-250 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है क्या है? 261 है। ठीक, 261 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, इसमें से कौन सा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? ठीक, यानी ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है? ठीक, इसमें आपका आ गया हाइपरटेंशन, आ गया डायबिटीज, आ गया डायबिटीज यानी मधुमेह हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया यानी टीबी हो गया, कैंसर यानी कर्क रोग हो गया। ठीक, तो क्षय रोग, कर्क रोग, ठीक, मधुमेह और उच्च उच्च रक्तचाप। ठीक, तो इसमें से कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है? ठीक, यानी आपका कौन सा ऐसा है जो कि नॉन कम्युनिकेबल नहीं है? ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नॉन कम्युनिकेबल, यानी कौन सा नहीं है। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया कीजिए कि कौन सा नहीं है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि कौन सा आज से पूछ रहा कि कौन सा कम्युनिकेबल है। ठीक, कौन सा कम्युनिकेबल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है इसमें से। ठीक, यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा कि कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। आपका कैंसर है, डायबिटीज है कि हाइपरटेंशन है या ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक, तो आपका जो टीबी होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ट्यूबरकुलोसिस आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड रिलेटेड टू एनसीडीएस, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक, यानी व्हाट इज द लीडिंग कॉज, यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रमुख कारण कौन सा है आपका? प्रमुख कारण कौन सा है आपका इसमें नॉन मृत्यु का, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में? ठीक, यानी ऐसे डिजीज जो कि कम्युनिकेट नहीं हो सकते, यानी संचारी रोग नहीं है, उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपका क्या करता है? प्रमुख कारण होता है मृत्यु का। ठीक, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, गैर संचारी रोग में कौन सा ऐसा है जो कि आपका मेन कारण बनता है लोगों के मरने का, लोगों के मृत्यु का? ठीक, रिस्पायरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर डिजीज या डायबिटीज। ठीक, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डेथ का कारण बनता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में? ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सा सबसे ज्यादा डेथ का कारण बनता है। ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा डेथ का कारण कौन है। कौन सा है आपका? रिस्पायरेटरी डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर डिजीज है या डायबिटीज है? ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है आपके डेथ का कारण कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ठीक, यानी जो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज्यादा डेथ का कारण आपका बनती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल डेथ आर कॉल्ड बाय द एनसीडीएस, यानी आपके नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एनसीडीएस का कौन के कारण वैश्विक मौतों का कितना प्रतिशत होता है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं पूरे विश्व में जो मौतें हो रही हैं उसमें इसका कितना परसेंट योगदान है, ठीक, यही क्वेश्चन द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपका 30% है, 50% है, 71% है या 90% है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही आसान है, इसमें आप अगर चाहेंगे तो जो है आपका जो जवाब है वो छांट पे आ जाएंगे, यानी उसको उसमें से कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक ठीक। तो आपका WHO के अकॉर्डिंग, ठीक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका सबसे ज्यादा एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं उसका कितना परसेंट योगदान होता है वैश्विक मौतों में, ठीक, 30%, 50%, 90%, 71%, ठीक। तो आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 30, 50 और 90 तो एक फ्लो में है, लेकिन 71% थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक। तो यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो ऐसे ही आप ऑप्शन को छांटना सीखिए, अगर ऑप्शन को छांट नहीं पाएंगे तो आप जो है आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा, दो में कंफ्यूज होंगे तो नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसीलिए ऑप्शन को छांटना सीखिए, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी जो हार्ट से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, यानी इसका CBD का मतलब क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक, कार्डियोवास्कुलर, ठीक। तो ये आपका होता है CBD का मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि आपका हृदय रोग, ठीक, हृदय रोग, ठीक। तो हृदय रोग जो आपके होते हैं ये आपका क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा CBD के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, ठीक। आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी होता है, स्मोकिंग होता है या ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें से आपके जो हृदय रोग है उसमें जो है आपका कौन सा सबसे मेन कारण है, ठीक, प्रमुख कारण है, ठीक। या इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपका CBD है या स्मोकिंग है या ऑल ऑफ अबव है, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा कारण है जो आपके हृदय रोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। ठीक, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये आपके जो है क्या होता है, आपके जो आर्टरीज वगैरह होती है उसको डैमेज करने का खतरा इससे होता है, ठीक, इसको डैमेज करने का खतरा होता है, साथ ही साथ आपका हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक। और ओबेसिटी से भी यही होता है, स्मोकिंग से भी यही होता है, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी के कारण आपका जो है जो कार्डियोवास्कुलर का चांस होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का चांस होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक, ये आपका हार्ट का एक डिजीज है, ठीक। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये, एक मिनट, ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो आपका मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक, यानी मुख्य रूप से आपके शरीर के किस हिस्से को आपको ये प्रभावित करता है, ठीक, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरी अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी मेन रूप से आपका ये पूछ रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी है वो आपका मुख्य रूप से जो है किस अंग का बीमारी है, ठीक, यानी लीवर का है, आर्टरीज का है या लंग्स का है या किडनी का है, ठीक। मेन रूप से किसको प्रभावित करता है यही आपको बताना है, ठीक। तो अभी शुरू शुरू में हमने क्या बताया कि ये हार्ट का डिजीज है, ठीक, ये हार्ट का डिजीज है, ठीक।
तो आपका जो है हार्ट का डिजीज है आपको किसमें, यकृत को तो आपको यानी आपके लीवर को तो कुछ नुकसान पहुंचाएगा नहीं, फेफड़े को तो उतना नुकसान पहुंचाएगा नहीं, गुर्दे को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक, मेन रूप से आपके धमनियों को जो है वो उस इसको जो है आपके उससे रिलेटेड होता है, आपकी धमनियों से रिलेटेड होता है, मुख्य रूप से उसी हिस्से को प्रभावित करता है। ठीक, यानी आपके धमनियां इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर द ब्लड प्रेशर। ठीक, यानी ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के लिए सामान्य सीमा क्या है, यानी नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड प्रेशर का। इसमें दो चीजें होती हैं ब्लड प्रेशर में, आपका एक होता है सिस्टोलिक, ठीक, एक होता है डायस्टोलिक। ठीक, डायस्टोलिक। ठीक, तो आपका ये दो दोनों होता है, दोनों का जो है आपका जो है अलग अलग होता है। जो देखिए इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों दिया हुआ है। ठीक, आपका 80/60 mm पर एचजी होता है, यानी मिलीमीटर पर जो है एचजी। ठीक, एचडी क्या होता है, पारा होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जो है आपका ब्लड प्रेशर का सही जो है इसमें है। ठीक, तो आप लोगों ने पता होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है वो 120/80 होता है, यही ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है। ठीक, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें सही होने वाला है। ठीक, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन। ठीक, यानी कौन से टाइप का डायबिटीज जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है आपका टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, उसके बाद गैस्ट्रेनल डायबिटीज और जेवेनियल डायबिटीज। ठीक, यानी टाइप 1 टाइप 2 आपका है कि आपके गर्भावधि में जो होता है वो होता है, यानी आपके जो बच्चा जो गर्भ में होता है 9 महीने की अवधि में उसके दौरान होता है, या किशोरावस्था के दौरान यानी आपके 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में जो होता है वो कौन सा कॉमन है, जल्दी से बताइए। टाइप 1 टाइप 2 या फिर सी या डी। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे ये भी बहुत आसान है। ठीक, ठीक, तो इसमें से जो आपका गर्भावधि वाला मधुमेह है किशोरावस्था वाला ये बहुत ही रेयर होता है। ठीक, ये बहुत ही रेयर होता है बच्चा। ए और बी में से आपका जो ए होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो ये लेस कॉमन होता है। ठीक, तो आपका जो टाइप 2 है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक, तो आपका टाइप 2 वाला जो डिजीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट कॉमन है। ठीक, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जो हमारा व्हिच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, यानी कौन सा हार्मोन ऐसा है जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। ठीक, यानी कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या कॉर्टिसोल। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा हार्मोन आपका जो है रक्त शर्करा के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या कॉर्टिसोल। ठीक, बहुत ही आसान है, इसको लगभग लोगों ने पता होगा। ठीक, यानी इसके जो है आपको पता होगा, अभी इससे रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा है। ठीक, तो इसमें से आपका जो है इंसुलिन है। ठीक, इंसुलिन आपके जो है ब्लड रक्त शर्करा का यानी ब्लड शुगर जो होता है उसके लेवल को मेंटेन करता है। आप कैसे, आप इसको पता होना चाहिए था। देखिए जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं डायबिटीज वाले उनको शुगर खाना मना होता है और उनको देखिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा होता है, ज्यादातर लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन या टैबलेट जो है उनको चल रहा होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और ग्लूकागॉन जो होता है ये आपके जो है रक्त शर्करा के लेवल को बढ़ाता है। ठीक, ये घटाता नहीं, रेगुलेट नहीं करता है, ये बढ़ाता है। ठीक, तो आपका जो है ग्लूकागॉन बढ़ाता है और इंसुलिन इसको कम करता है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, ठीक। हुई टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज डायबिटीज, यानी डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए, यानी उसको पता लगाने के लिए, उसका निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक। कौन सा परीक्षण आपके डायबिटीज यानी मधुमेह के लिए किया जाता है, ठीक। आपका हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाएगा, यानी आपका एचबी चेक किया जाएगा कितना है, या फिर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया जाएगा, ठीक। यानी आपका ब्लड शुगर फास्टिंग का चेक किया जाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक किया जाएगा, या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक किया जाएगा, ठीक। इसमें से कौन सा आपका चेक किया जाएगा? बहुत ही आसान सा, एकदम सिंपल दिख रहा है कि क्या चेक किया जाएगा। आपका जो है फास्टिंग ब्लड शुगर है वो चेक किया जाएगा, ठीक। यानी ब्लड शुगर, आपको अगर मधुमेह पता लगाना है तो आपको ब्लड शुगर ही चेक करना पड़ेगा ना, ठीक। आगे बढ़े। व्हिच कैंसर इज मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड वर्ल्ड वाइड, यानी ऐसा कौन सा कैंसर है जो दुनिया भर में सबसे अधिक डायग्नोज किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा उसकी के केस मिलते हैं, ठीक। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक। यानी प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, ठीक। ये मेल में होता है, ठीक। कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक, कोलोरेक्टल या कोलन में हो, कोलन में होगा या फिर रेक्टल में होगा, ठीक, रेक्टल में होगा, ठीक। इसके अलावा लंग कैंसर आपका फेफड़े का कैंसर हो गया, ठीक। और ब्रेस्ट कैंसर आपका आस्तन कैंसर फीमेल में होगा, मेल में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मेल में भी होता है, ठीक। ये आपका मेल में भी हो सकता है, ठीक, लेकिन बहुत ही कम होता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसे किसके केसेस भी देखे गए हैं, ठीक। तो दुनिया भर में किस कैंसर का सबसे अधिक निदान किया जाता है, इतनी सबसे ज्यादा पता किसका लगाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आपका स्तन कैंसर होता है, ये जो होता है मोस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, लेकिन किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक, फीमेल में होता है। और आपका जो फेफड़ा है ये वर्ल्ड वाइड, यानी आपका वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा केसेज इसी के मिलते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। लेकिन अगर फीमेल में पूछा जाता तो आपका स्तन कैंसर यानी आपके जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सबसे ज्यादा आपका जो है पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसी का डायग्नोसिस मिलता है, ठीक। यानी सबसे ज्यादा अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो स्तन कैंसर, और अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जा रहा है तो फेफड़े का कैंसर, ठीक है, जो कि स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक। आगे बढ़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर, यानी निम्नलिखित में से कौन कैंसर के लिए जोखिम कारक है? यानी कैंसर का सबसे जो है मेन कारण क्या है? तंबाकू का उपयोग, ठीक, एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन के एक्सपोजर में आना, ठीक, फैमिली हिस्ट्री होना, यानी आपके पहले किसी को कैंसर हुआ हो आपके घर में, ठीक, या फिर आलापदायक है, यानी तंबाकू का उपयोग करना, विकिरणों के संपर्क में आना यानी रेडिएशन के संपर्क में आना, पारिवारिक इतिहास यानी आपके फैमिली में हिस्ट्री हो किसी का पहले से हुआ हो, ठीक, या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका दिमाग इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर के लिए सबसे जोखिम यानी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ठीक, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, ठीक, ठीक। जो तंबाकू होता है इस बहुत ज्यादा आपका कैंसर कॉज करता है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, यानी इसको आप रोक सकते हैं, ठीक। और जो आपका विकिरणों का संपर्क है ये आपका जो है डीएनए डैमेज कर देता है, ठीक। इसके संपर्क में आने से आपके डीएनए में डैमेज हो जाता है जो कि कैंसर का एक कारण बनता है, ठीक। और ये तो आपका पारिवारिक इतिहास एक कारण है ही, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है चौथा ये आपका सही होगा, ठीक। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर, यानी कैंसर का सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर किस पे है? तो आपका है वो आपका किस पे रिस्क फैक्टर है? वो आपका सभी पे, ठीक, चाहे वो तंबाकू का उपयोग कर रहे हो या आप रेडिएशन के संपर्क में आ रहे हैं, पारिवारिक आपका इतिहास हो या उपरोक्त सभी हो, ठीक। व्हिच डज द कॉशन एक्रोनोमी फॉर कैंसर सिम्टम स्टैंड फॉर, ठीक, कैंसर के लक्षणों के लिए सावधानी परिवारणी शब्द क्या है, ठीक। यानी जो है एक कॉशन जो है, ठीक, TAUTI
ठीक। तो एक क्वेश्चन जो है ट्रिक होता है, ठीक। क्या होता है, किस चीज का ट्रिक होता है, ठीक। आपका जो है कॉमनली अवेयरनेस टू ट्रीट इन ऑन्कोलॉजी चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट ए सोर that does not heal unusual bleeding or discharge thickening or lump indigestion obvious change in the weight on mole और क्या है नैगिंग कफ, ठीक। यानी जो है कैंसर के लक्षण हो, कैंसर का जो लक्षण होता है उसका एक कॉशन जो है एक ट्रिक है, ठीक। एक ट्रिक है, ठीक। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अभी आपको बताएंगे कि इस ट्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इससे आपको पता रहेगा कि कैंसर का लक्षण क्या होता है, ठीक। तो आपका उसके बाद कैंसर अलर्ट ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन नॉन ऑफ द अबव, ठीक। यानी कैंसर अलर्ट ट्रिगर पहचान है, या ए बी ऑप्शन है या ए ऑप्शन है या उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसका जो है फुल फॉर्म बन पा रहा है, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है आपका फुल फॉर्म बन पा रहा है। देखिए सी से क्या होगा, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, ठीक। ए से क्या हो गया, स्टोर डेट डज नॉट हील, ठीक। उसके बाद यू से क्या होगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ठीक। टी से क्या हो गया, थिकनिंग और लंप, ठीक। उसके बाद आई से क्या होगा, इंडाइजेशन। उसके बाद क्या हो गया, ऑब्वियस चेंज इन वर्ट और मोल, यानी आपके पास कहीं पे तिल है और उसके साइज में अचानक से चेंज होने लगे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। ऑरिजन से क्या होगा, नेगिंग कफ, ठीक। यानी कफ आपका, ठीक, खांसी को सता रहा है, यानी ज्यादा आपको कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, ठीक। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके कैंसर होने के चांसेस इससे हो सकते हैं अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो आपका जो है चेंज इन है, यानी अगर आपके बाउल यानी आपके बाउल हैबिट में चेंजेस हो रहे हैं, डाइजेशन में चेंजेस हो रहा है, ठीक। या ऐसा कोई घाव है जो भर नहीं रहा, जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक, ये हो सकता है, ठीक। या आपका असमान रक्त कहीं से कट गया और डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक। और मोटा गांठ यानी कोई गांठ हो जो कि मोटा होता जा रहा हो, ठीक। या फिर आपके डाइजेशन में दिक्कत हो, ठीक। या किसी आपके जो है मोल वगैरह में चेंजेस हो, तो ये सब जो कारण है, ये सब जो कारण है आपका, ये सब आपका किस चीज का कारण है, ये आपका कारण नहीं, सॉरी कारण नहीं, लक्षण है आपका, किस चीज का आपका लक्षण है, ये आपका कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी इन सब चीजों में से दिखाई दे, ठीक, तो वो कर सकते हैं, ठीक। तो सी से हो गया क्या, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ए से हो गया आपका ये तो डज नॉट हील, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक, कॉशन, ठीक, ठीक। तो कॉशन जो है ये आपका कहाँ पे है, CAUTION, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एक आपका ट्रिक हो जाएगा कि इतना अगर लक्षण आपका दिखाई देता है तो ये कैंसर का कारण हो सकता है, तो इससे आप जो है अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी देखिए यहाँ पे पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कैसा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है, ठीक। तो आपका किस चीज का, पहले तो आप ये समझिए कि किस चीज का डिजीज है, ठीक। तो ये आपके जो है ये लंग्स का डिजीज है, ठीक। ये आपके लंग्स का डिजीज है, और ये लंग्स का डिजीज है तो आप किसके कारण मेन रूप से हो सकता है, ठीक। मोटापा के कारण हो सकता है, धूम्रपान के कारण हो सकता है, वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक। यानी इन सब में से सभी, ठीक। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो कि आपका एक लंग से यानी फेफड़े का आपका बीमारी है, वो किसके कारण हो सकता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। तो आपका लंग्स का डिजीज है, ठीक। वायु प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन ये मेन कारण है, तो मेन कारण आपका इसमें होता है स्मोकिंग, ठीक। स्मोकिंग जो है इसमें मेन कारण होता है आपके सीओपीडी होने का, ठीक। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है इसका मेन कारण जो होता है आपका यही होता है, ठीक। आगे बढ़े, सीओपीडी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा हमेशा, अस्थमा प्राइमरीली अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा आप लोगों ने गाँव वगैरह में भी देखा होगा, बहुत लोगों को हुआ है, ठीक। तो अस्थमा जो होता है मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक। श्वसन प्रणाली यानी आपका जो होता है क्या होता है,
आपका जो श्वसन प्रणाली यानी कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें किस अंग को आपका करता है, ठीक है। एल्वुलाई को करता है, ब्रोंकाई को करता है, प्लूरा को करता है, डायफ्राम को करता है, ठीक। तो आपका जो है अस्थमा जो होता है आपका, वो आपके किस जो है पार्ट को, आपके जो फेफड़ा होता है या श्वसन तंत्र होता है उसके किस पार्ट को आपका जो है अफेक्ट करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए अस्थमा किस पार्ट को आपका अफेक्ट करता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आपके अस्थमा में क्या होता है, आपको जो है ब्रोंकाई जो होता है इसको अफेक्ट करता है, और इसमें आपका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। यानी आपका क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, ठीक। सूजन जिसको कहते हैं, सूजन हो जाएगा। साथ में ये आपका क्या हो जाता है, आपका जो होता है नैरोइंग हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा, नैरोइंग। नैरोइंग, और नैरोइंग यानी पतला जब हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये मेन लक्षण होता है अस्थमा का, ठीक। जब आपका ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाए और वो नैरोइंग हो जाए तो ये मेन लक्षण होता है आपका। और जो है एल्बुलाई जो होता है ये आपका एल्बुलाई इसमें नहीं इफेक्ट होता है, एम्फाइजमा वगैरह के केस में इफेक्ट होता है, ठीक। तो आपका जो है इसमें ब्रोंकाई जो है वो सही ऑप्शन है, और इसमें आपका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और उसका नैरोइंग हो जाता है यानी पतला हो जाता है, ठीक। आगे बढ़े। बहुत नहीं, बस आपको याद रखना है कि किस चीज का डिजीज है और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर नॉलेज आपके पास होगी तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। लेकिन आपको अभी टाइम है तो आपको बता दिया जा रहा है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो आगे चल के, अगर डीप में क्वेश्चन आ भी जाए तो, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ सीओपीडी, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है उसमें इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि उसका कॉमन सिम्टम नहीं है, यानी सामान्य लक्षण आपका नहीं है, ठीक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक, ये है, या क्रोनिक कफ ये है, चेस्ट पेन या बीजिंग, ठीक, यानी सांस की तकलीफ होना, पुरानी खांसी आना, सीने में दर्द होना, या घरघराहट। बीजिंग मतलब जैसे सांस लेते समय एक सीटी जैसी आवाज नहीं आती है वो, ठीक। तो इसमें से कौन सा उसका सामान्य लक्षण नहीं है, ठीक। सीओपीडी का सामान्य लक्षण इसमें से क्या नहीं है, ठीक। यानी आपका इसमें से क्लियर है कि 3 लक्षण जो है सीओपीडी में दिखाई देते हैं, ठीक। लेकिन एक लक्षण नहीं दिखाई देता है, कौन सा नहीं दिखाई देता है, ठीक। तो आपका जो है सीओपीडी में आपके सीने में जो है वो दर्द नहीं रहेगा, ठीक। आपके सीने में दर्द नहीं रहेगा लेकिन सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक। आपका पुरानी खांसी जो है वो मतलब पुरानी खांसी रहेगी, मतलब लंबे समय से आपको खांसी आती रहेगी, ठीक। और घरघराहट, यानी घरघराहट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब वही आवाज आना, बीजिंग साउंड, ठीक। तो ये नहीं होगा, ठीक। तो आपका जो है इसमें क्या होगा, सीने में दर्द आपके सीओपीडी के केसेस में नहीं होते हैं, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक। यानी आपका कौन सा इसमें से है जो कि आपका दिमागी रोग है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, यानी आपका वो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक। यानी आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिजीज है, लेकिन वह कम्युनिकेबल भी नहीं है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकता, यानी गैर संचारी रोग है, ठीक। यानी संचारी रोग नहीं है, ठीक। तो आपका डिप्रेशन हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया, द्विध्रुवी विकार हो गया, ये उपरोक्त सभी हो गया, ठीक। यानी डिप्रेशन हो गया आपका, सीजोनोफेरिया हो गया, या डाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक। इसमें से कौन सा ऐसा मानसिक रोग है जो कि आपका गैर संचारी रोग है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा गैर संचारी रोग है जो कि एक मानसिक रोग है, ठीक। ठीक। तो इसमें आपका जो है जो आप इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं वो ऑप्शन आपके आराम से पता चल सकता है कि इसमें से जो है मानसिक रोग है, ठीक। और आपने दिमाग से रिलेटेड कोई भी, यानी आपके मानसिक रोग से रिलेटेड कोई भी रोग देखा होगा वो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है, ठीक। तो इसमें से कोई भी रोग है, चाहे वो डिप्रेशन हो या सिजोफ्रेनिया हो या डाइपोलर डिसऑर्डर हो, ये सारे के सारे जो है
कोई भी नॉन कम्युनिकेबल जो भी कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक। यानी सारे के सारे जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। यानी अल्जाइमर रोग जो होता है, अल्जाइमर डिजीज जो होता है, उसका प्राइमरी कारक, प्राथमिक कारण कौन सा है, ठीक। यानी मेन रूप से उसका अल्जाइमर डिजीज होने का कारण कौन सा होता है, ठीक। व्यायाम की कमी यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, ठीक। मस्तिष्क में अमाइलॉइड पट्टिका संचय यानी आपका अमाइलॉइड प्लेक एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन होता है, ठीक। या अल्कोहल कंजप्शन होता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक। यानी अल्जाइमर रोग जो होता है उसका मेन रूप से क्या कारण होता है? मस्तिष्क में अल्जाइमर पट्टिका का संचय, या शराब का सेवन, या व्यायाम की कमी, या ऑटो इम्यून विकार होता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अल्जाइमर डिजीज का प्राथमिक कारण क्या होता है, ठीक। यानी मेन रूप से पहला कारण क्या होता है अल्जाइमर डिजीज होने का, ठीक। तो अल्जाइमर डिजीज जैसे नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि एमाइलॉइड प्लेक अक्यूमुलेशन इन द ब्रेन, यही मेन कारण होता है आपका अल्जाइमर डिजीज होने का है, ठीक। तो अल्जाइमर डिजीज होने का जो मेन कारण है यही है, ठीक। और बाकी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण जो है, इंपॉर्टेंट कारण जो है, ये यही है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो है व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज, ठीक। यानी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से पार्किंसन रोग में शामिल है, ठीक। तो डोपामाइन है, सीरोटोनिन है, एसिटाटाइकोलाइन है, या ग्लूटामेट है, ठीक। तो आपका जल्दी से कमेंट करके बताइए। डोपामाइन है, सीरोटिन है, एसिटालोकाइन अरे सॉरी एसिटाटाइलोकोलाइन है, या ग्लूटामेट है, ठीक। तो आपका एसिटाटाइलोकोलाइन है या ग्लूटामेट है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से पार्किंसन रोग में शामिल होता है, ठीक। पार्किंसन रोग जो है एक न्यूरो डिसऑर्डर होता है, ठीक। न्यूरो डिसऑर्डर होता है, ठीक। यानी आपके न्यूरो से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका मुख्य रूप से पार्किंसन रोग में शामिल होता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें शामिल। तो जो पार्किंसन रोग में होता है वो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो मेन रूप से आपका शामिल होता है, ठीक। तो डोपामाइन जो होता है वो इसमें मेन रूप से शामिल होता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन अगर कहीं पे भी आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करना जरूरी नहीं, क्योंकि इतने डीप में आपका क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो थोड़ा बहुत आपको जो नेम है, फुल फॉर्म है, वो थोड़ा बहुत आपको अगर पता रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि साल भर साल 2022 में पेपर बहुत आसान आया था, ठीक। 2022 में पेपर जो है बहुत आसान आया था, लेकिन 2023 में टफ हुआ, 2024 में उससे भी ज़्यादा टफ हुआ, और 25 में आता है उससे भी ज़्यादा टफ होगा। यानी धीरे धीरे जो सीनेट का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और आपके जो कट ऑफ है वो भी 2022 में आपका जो कट ऑफ है 130 के आसपास में था, 2024 में आपका 135 के आसपास हुआ, और 2000 जो है 25 में आपका 23 में आपका 135 के आसपास हुआ, और 24 में आपका क्या हुआ 142 पे पहुंच गया है, ठीक। 142 पे अगर आपका पहुंच गया है तो इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि 150 से ऊपर ही होना चाहिए। सेफ स्कोर जो है आपका 150 से ऊपर ही है। तो 150 से ऊपर के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक। यानी मेहनत करना आपको अत्यंत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक। तो इसीलिए अगर आपको जो है अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक लानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। और मेहनत ऐसा होता नहीं, आपको 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप बोर्ड में हैं तो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अगर बोर्ड में है तो अभी आप 1 लेक्चर 2 लेक्चर रोज कीजिए, ठीक। और बोर्ड के बाद कीजिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं इसके लिए तो आपको 8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लेवल अब धीरे धीरे इसमें हाई होता जा रहा है। साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी अब इंपॉर्टेंट रोल आ गया। पहले 130 120 25 पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता था गवर्नमेंट कॉलेज में तब दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर अब आपको टॉप कॉलेज लेने हैं तो उसके लिए आपको 180 के आसपास में आपका नंबर होना चाहिए, तब आपको KGMU राम मनोहर लोहिया वगैरह कॉलेज मिलेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध नहीं जिसके रण में वह भी बहुत अभागा होगा, या तो प्रण तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा, ठीक। यानी जिसके जीवन में युद्ध नहीं है, संघर्ष नहीं है, ठीक, वो बहुत ही अभागा होगा। यानी उसको कभी भी आप जो है
बहुत ज्यादा शिखर तक पहुंचते हुए नहीं, यानी अगर आपको शिखर तक पहुंचना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। या तो उसने कोई प्रण तोड़ा होगा, यानी या तो डेडिकेटेड होके कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा होगा, या तो रण से भागा होगा, या तो कुछ लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए अगर आपका जो लक्ष्य है वो ऊंचा रहेगा, ठीक, तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। बिना युद्ध लड़े कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, KGMU चाहिए, राम मनोहर लोहिया चाहिए, सैफई चाहिए, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और उसको छोड़ के आप बीच में नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि युद्ध नहीं जिसके रण में वह भी बहुत अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा, ठीक। तो इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, ठीक, और मेहनत करते रहिए। और नर्सिंग गुरुकुल जो है वो आपके साथ है, आपके साथ हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहा है, ठीक। और साथ ही साथ आपके लिए फ्री में जो ये सीरीज आई है आपके तैयारी को मद्देनजर रखते हुए जाए, ठीक। कुछ लोग नहीं बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक, उनके लिए बैच जो है वो भी अफोर्डेबल प्राइस में होने की वजह बाद भी कुछ लोग नहीं परचेज कर पाते हैं। इसीलिए जो है आपके लिए MCQ सीरीज है कि इससे भी आप थ्योरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। करने वाले ऐसे भी सिलेक्शन होते हैं, ठीक, लेकिन उसके लिए युद्ध तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ठीक, व्हिच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक, यानी जेनेटिक्स, एज, फिजिकल इनएक्टिविटी या जेंडर, ठीक, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय जोखिम का कारण कौन सा है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम का कारण कौन सा है, ठीक, आपका आनुवांशिक, आयु, शारीरिक निष्क्रियता या लिंग, ठीक। इसमें से आपका जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफाइबल यानी ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक। तो आपका जो है इसमें से जेंडर को तो मॉडिफाई किया नहीं जा सकता, मतलब आजकल किया जा सकता है, लेकिन ये मतलब एक छोटे लेवल पे देखे तो नहीं हो सकता है, ठीक। आनुवांशिकी को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। आयु को भी चेंज नहीं कर सकते, तो शारीरिक निष्क्रियता जो है यही होगा आपका ऑप्शन, ठीक। जल्दी से बताइए कि शारीरिक निष्क्रियता ही होगा कि नहीं होगा, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। देखिए इसमें क्या पूछा, परिवर्तनीय जोखिम, ठीक, यानी ऐसा कौन सा जोखिम है जिसको परिवर्तन किया जाता है। आप आनुवांशिकी जो आप अपने माता पिता से पाए उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक। आयु को चेंज नहीं कर सकते, ठीक, यानी उम्र को आप चेंज नहीं कर सकते। शारीरिक निष्क्रियता को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक, यानी आप निष्क्रिय इनएक्टिव है, एक्टिव हो सकते हैं, ठीक। और लिंग, आपके अपने लिंग को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, छोटे लेवल पे, ठीक। तो ये हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड पर वीक फॉर एडल्ट फॉर प्रिवेंट NCDs, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए वयस्कों के लिए प्रति सप्ताह कितनी मध्यम शारीरिक गतिविधि की सिफारिश की जाती है, ठीक। यानी कुछ लोग होते हैं जो कि आप बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, एक्टिव मतलब बिस्तर में पड़े रहते हैं, ठीक, या टेबल पे पड़े हैं और बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, ठीक, बिस्तर में पड़े हैं पड़े रहेंगे, ठंडी भर उठेंगे ही नहीं, ठीक, पूरे दिन भर बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। तो उनके लिए बोला गया मिनिमम कितने प्रति सप्ताह कितने मिनट वो कम से कम एक्टिव हो, यानी वो बाहर चले फिरे घूमे, ठीक, एक्सरसाइज करे, ठीक। 75 मिनट, 100 मिनट, 150 मिनट, 200 मिनट, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी उनको हार्ट के रोग से बचना है, ठीक, लंग के रोग से बचना है, किडनी के रोग से बचना है, मानसिक रोग से बचना है, तो उनको कितने घंटे हर हफ्ते में जो है एक्टिव रहना चाहिए, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने घंटे उनको एक्टिव रहना चाहिए, ठीक। वैसे आपका जो है 75 मिनट मतलब क्या हो गया, 1 घंटे 15 मिनट, ठीक। और आपका 100 मिनट मतलब कितना हो गया, 1 घंटे 30 से 40 मिनट, ठीक। और आपका जो है 150 में हो गया 2 घंटे 30 मिनट, ठीक। और आपका 2 घंटे का मतलब क्या होगा, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो आप कितने देर एक्टिव रहेंगे एक हफ्ता में, ठीक। मिनिमम आपका जो है 150 घंटा होना, 150 मिनट होना चाहिए, यानी आप मिनिमम 2.5 घंटे एक हफ्ते में तो आप चलिए फिरिए एक्सरसाइज कीजिए, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम है इतना तो होना ही चाहिए, ठीक। यानी मतलब आप अगर हमारी बात मानिए, ठीक, तो आपको 500 घंटे तो मिनिमम आपको चलना फिरना ही चाहिए। वैसे चल लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ही बड़े आलसी वाले टाइप के, तो वो नहीं चल पाते हैं, ठीक।
तो उनके लिए ये है, ठीक। व्हाट डाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक। यानी कौन से जो है डाइट में, यानी अपने भोजन में, खान पान में चेंजेस करें जो कि आपके नॉन कम्युनिकेबल को रोक सके, ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को होने से रोक सके, ठीक। तो उच्च प्रोटीन आहार यानी हाई प्रोटीन डाइट ले, ठीक। मॉडरेट, एक मिनट, मेडिएशन डाइट ले या लो कार्बन डाइट, यहाँ पे मॉडरेट डाइट होना चाहिए था, ठीक। थोड़ा गलत हो गया, मॉडरेट यानी मध्यम का होना चाहिए, ठीक। और हाई फैट डाइट ले, ठीक, यानी आपका जो है उच्च प्रोटीन ले या मध्य आहार ले, ठीक, या लो कार्बन डाइट ले या उच्च वसा वाले डाइट ले, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा डाइट जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए, ठीक। यानी रिस्क को कम करना है अगर एनसीडीएस के, ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, तो कौन से डाइट को लेना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हिच डाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनसीडीएस, ठीक। हाई प्रोटीन डाइट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मॉडरेट डाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका जो है फल हो, सभी सब्जियां हो, ठीक, सारे तरीके के आहार हो, ठीक। यानी आपका फल सब्जी दूध केला हर एक चीज आपका होना चाहिए, मोटा अनाज होना चाहिए, ठीक, हर एक चीज होना चाहिए, अनाज जो है वो भी होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा आपका भोजन होना चाहिए जो कि आपका संतुलित आहार जिसको कहते हैं, ठीक, संतुलित आहार होना चाहिए, यानी हर एक चीज संतुलित मात्रा में आपके भोजन में होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन, यानी नॉन कम्युनिकेबल शब्द का मतलब क्या है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसका मतलब क्या होता है, डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर, यानी आपका जो है सदिश वेक्टर का मतलब होता है किसी भी मक्खी मच्छर के द्वारा, या डिजीज डेड आर जेनेटिक, यानी ऐसे जो अनुवांशिक हो, ठीक। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैल सके, ठीक। इसी को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी गैर संचारी रोग कहते हैं, ठीक। संचारी रोग, गैर संचारी रोग, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन था बहुत, ठीक। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज लीड ग्लोबल इफर्ट अगेंस्ट एनसीडीएस, ठीक। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कौन सा जो है वैश्विक संगठन जो है प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, ठीक। यूएनडीपी कर रहा है, डब्ल्यूएचओ कर रहा है, यूनिसेफ कर रहा है, या यूनेस्को कर रहा है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा है जो कि आपका इसका लीड कर रहा है, ठीक। व्हिच ग्रुप इज मोस्ट एट द रिस्क ऑफ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ठीक, तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ ना पता हो तो आप डब्ल्यूएचओ कैसे आंख मूंद के मार दीजिए, ठीक। आंख मूंद के आप अगर मार देंगे तो डब्ल्यूएचओ 90 नहीं तो 70% केसेज में डब्ल्यूएचओ ही हर एक चीज को लीड करता है, हर एक चीज में रहता है, ठीक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इसको भी लीड करता है, ठीक। तो अगर कहीं पे कुछ ना पता हो तो आप मार सकते हैं, जो कि आपका सही होने का चांस ज्यादा रहेगा डब्ल्यूएचओ पे, ठीक। लेकिन अगर पता हो तो ज़्यादा बेहतर हो। व्हिच एज ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ एनसीडीएस, ठीक। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो है कौन सा आयु वर्ग का सबसे अधिक खतरा है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, किशोर, 30 वर्ष से ऊपर के वयस्क, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, ठीक। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का चांस किसको सबसे ज्यादा होता है, 5 साल से कम बच्चों को, या एडोलसेंट को यानी किशोर को, यानी 12 से जो है 19 साल वाले जो होते हैं उनको, ठीक। 12 से 19 साल वाले जो होते हैं उनको, 12 से 19 साल वाले होते हैं, 30 वर्ष से ऊपर के वयस्क, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है, ठीक। तो इसमें से आपका जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का जो चांसेस रहता है 30 वर्ष से ऊपर के वयस्क को, यानी जब जिसके पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तभी उनको लंग डिजीज होगा, कैंसर डिजीज, कैंसर का डिजीज होगा, हार्ट के डिजीज पेशेंट हो जाएंगे, वो मानसिक रोग के पेशेंट हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ, हर एक चीज उनको आ जाती है, ठीक। तो 30 वर्ष के से ऊपर जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो ज्यादा बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ ओबेसिटी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे के लिए जोखिम कारक नहीं है, ठीक। यानी नॉट ए रिस्क फैक्टर, यानी कौन सा इसमें से रिस्क फैक्टर नहीं है किसका,
मोटापे का, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे के लिए जोखिम कारक नहीं यानी रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक, यानी कौन सा आपका मोटापा करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, ठीक। जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी दिन भर बिस्तर में पड़े रहना, ये आपका मोटापे का कारण नहीं हो सकता। हाई कैलोरी सॉरी हाई कैलोरी आहार, ठीक, ये हो गया हाई कैलोरी, क्या है आपका मोटापा के कारण नहीं हो सकता। जेनेटिक नहीं हो सकता, या ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो है पानी पीना, अगर जब आप बढ़िया से अच्छे मात्रा में पानी पियेंगे तो आपका जो है मोटापा कंट्रोल में रहेगा, ठीक। अगर आप बिस्तर में दिन भर पड़े रहेंगे, ठीक, तो भी आपका जो है मोटापा बढ़ेगा, ठीक। और आप हाई कैलोरी डाइट जो करेंगे तो उससे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जेनेटिक भी आपका हो सकता है, ठीक। तो आगे बढ़े। Which of the following is not a नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन में क्या था आपका, ट्यूबरकुलोसिस था, ठीक। आगे बढ़े। Which region has the highest burden of NCD, यानी निम्न किस क्षेत्र में NCD का बहुत सबसे अधिक है, ठीक। सब सहारन अफ्रीका, उप सहारा, यानी सबसे ज्यादा बर्डन, बर्डन का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा केसेज एनसीडी के कहाँ से आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ से आते हैं, ठीक। तो सब सहारन अफ्रीका से आता है, साउथ ईस्ट एशिया से आता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से आता है, ठीक, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता है, या वेस्टर्न यूरोपियन से आता है, ठीक। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो है सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा केसेज आते हैं, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सबसे ज्यादा कारण है वो आपका कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका सबसे ज्यादा कारण रट लीजिए कि एनसीडी का सबसे ज्यादा जो है कॉजेज या केसेज जो है सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, आपका साउथ ईस्ट एशिया से आता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े। Which country introduced a sugar tax to carb NCDs, ठीक, यानी किस क्षेत्र के NCDs का अंकुश लगाने के लिए चीनी कर पेश किया, ठीक, यानी इंडिया, मॉस्को, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। यानी किस देश ने एनसीडी पर अंकुश लगाने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर अंकुश लगाने के लिए चीनी कर, ठीक, यानी शुगर टैक्स पेश किया, भारत, मैक्सिको, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए कि चीनी पर टैक्स कितने लगाया, किसको कंट्रोल करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। भारत में बहुत ज्यादा जो है टैक्स चल रहा है इस समय, देख ही रहे हैं कि टैक्स की हालत क्या है इंडिया में, ठीक, टैक्स की हालत क्या है इंडिया में, ठीक। भारत नहीं है इस मामले में, लेकिन इस मामले में नहीं है, ठीक। मैक्सिको, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आपका जो मैक्सिको है ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो आपका जो मैक्सिको है ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो है चीनी कर किसने लगाया था, चीनी का कर किस लिए लगाया था, एनसीडी को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द टोबैको यूज, ठीक, तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी उपाय है, ठीक। जन जागरूकता अभियान, कराधान में वृद्धि यानी इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक। इसके बाद सादा पैकेजिंग कानून यानी प्लेन पैकेजिंग लॉ, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक, यानी तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी उपाय है, ठीक, यानी इसमें से कौन सा ऐसा एक उपाय है जो आपके जो है तंबाकू के उपयोग को लोग कम कर सकते हैं, उसका एक कौन सा एक उपाय हो सकता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तंबाकू का उपयोग कैसे कम किया जा सकता है, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चाहे आप जन जागरूकता अभियान जो है ये हुआ, या कर में वृद्धि हुआ, ठीक, यानी टैक्सेशन में वृद्धि हो गया, ठीक, ये हो गया जन जागरूकता अभियान हो गया, या सादा पैकेजिंग कानून, ये सारे चीजें जो है इस सारे के सारे यानी उपरोक्त सभी जो है ये सारी चीजें आपका जो है तंबाकू यूज को कम करवाती हैं, ठीक, ये सारी चीजें इफेक्टिव हैं, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैनेजिंग एनसीडीएस, ठीक, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है, ठीक, यानी कृत्रिम भूमिका यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है उसकी क्या भूमिका है, ठीक। प्रिडिक्टिंग रिस्क फैक्टर यानी वो रिस्क फैक्टर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं,
इनहेंस ट्रीटमेंट आउटकम, और ट्रीटमेंट के जो आउटकम्स है उसको इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक या ऑल ऑफ द अबव, ठीक। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसको एआई हम लोग कह रहे हैं, ठीक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है वो इसमें क्या प्रबंधन में क्या भूमिका कर सकता है, वो आपका प्रिडिक्ट कर सकता है रिस्क फैक्टर को, ठीक, इनहेंस कर सकता है ट्रीटमेंट आउटकम्स को, इंप्रूव कर सकता है डायग्नोस्टिक को, या ऑल ऑफ द अबव होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन आप अपने हिसाब से पहले बताइए, ठीक। चाहे आपका एआई कुछ भी करे तो आपका क्या होगा, मतलब आपका जो रिस्क फैक्टर है उसको भी प्रिडिक्ट कर लेगा, ठीक, इनहेंस करेगा ट्रीटमेंट आउटकम को। जाहिर सी बात है, कोई चीज आएगा तो इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक, अच्छा आउटपुट देगा, ठीक, इंप्रूव करेगा डायग्नोस्टिक को, ठीक। इसके बाद में ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है सही है, ठीक। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी फोकस ऑन द रिड्यूसिंग प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम एनसीडी, ठीक, यानी कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो है एनसीडी के समय पूर्व मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित करता है। गोल 1, गोल 2, गोल 5, गोल 106। इसमें भी ऑप्शन जो है बहुत ही आसान है, ठीक। कौन सा सतत विकास लक्ष्य एनसीडी के समय पूर्व मृत्यु के दर को कम करने पर केंद्रित है, ठीक। तो इसमें जो है इसको आप ऐसे रख लीजिए गोल 3, ठीक। गोल 3 जो है आपका इसमें ऑप्शन जो है सही होने वाला है, ठीक। गोल 3 जो है आपका सतत विकास के जो लक्ष्य है उसके है, ठीक। और ठीक, तो इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे इतने डीप में क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपका प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके प्लेलिस्ट से पूरे लेक्चर को देखिए और एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।